हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 4 चल रहा है डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। आज इसके अंदर हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इसके अंदर हमारे पास शुरुआती बेसिक लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो ये इससे पहले हम यूनिट स्टार्ट करें, इस यूनिट 4 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो हमें लेनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि हमारे पास एग्जाम में पेपर नंबर 4 बन के आएगा और पेपर का नाम एग्जाम में किस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, किस प्रकार से लिखा आएगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीजी एंड टीए। इसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इस वाले पेपर में हमारे पास जेपीएच की बुक रहने वाली है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोनों ही बुक डीजी हो चाहे हमारे पास टीए हो, दोनों की दोनों बुक्स हमारे पास जेपीएच की रहने वाली हैं। ठीक है, अब ये हम जो सिलेबस पढ़ना चाह रहे हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर फिर से 5 यूनिवर्सिटीज का नाम देख पा रहे हो, जिसके अंदर हमारे पास है शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, राजऋषि भर्तृहरि बोल सकते हो, एमएसबी ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी एनुअल भी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस सेमेस्टर सिस्टम्स के अंदर बस यूनिट का क्रम चेंज हो जाएगा, बाकी सिलेबस हमारे पास ही सेम रहने वाला है। तो ये हमारे पास 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपका कॉलेज इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आता है तो ये कोर्सेस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो रेगुलर स्टूडेंट हो या वो प्राइवेट स्टूडेंट हो, वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे पास सिलेबस है। सेम पेपर पैटर्न है, सेम डे एग्जाम होगी, सेम नंबर सिस्टम है, यानी रेगुलर में और प्राइवेट में हमारे पास कोई खास फर्क नहीं है, केवल डिग्री में रेगुलर और प्राइवेट लिखा हुआ आएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 4 का हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस क्या है ये आप इस वक्त एक बार स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और जो देखो अंडरलाइन किया हुआ है, मैं पहले उसको पढ़ के बताता हूँ। टेंसर एनालिसिस, क्रॉनिकल डेल्टा, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर, क्वोशिएंट लॉ ऑफ टेंसर, रिलेटिव टेंसर, रीमानियन स्पेस, मेट्रिक टेंसर, इंडिकेटर, परम्यूटेशन सिंबल एंड परम्यूटेशन टेंसर। ठीक है, इसके अलावा जो अथवा में पार्ट मिलेगा वो ऊपर से ही स्टार्ट करो पढ़ना। जियोडेसिक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए जियोडेसिक, जियोडेसिक ऑन ए सरफेस ऑफ ए रिवोल्यूशन, जियोडेसिक कर्वेचर एंड टॉर्सन, नॉर्मल एंगल और गॉस बोनेट थ्योरम। ठीक है, तो ये आपने जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर अपना सिलेबस देखा है ये हमारे पास एक ऑफिशियली सिलेबस है। अब हम इसी सिलेबस को बुक्स के अंदर बताते हैं कि ये कहाँ है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 2 प्रकार की जेपीएच की बुक है। पहले बुक है हमारे पास डीजी, इसके अंदर 3 यूनिट हैं। इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है और ये यूनिट थर्ड है, जो हम तीनों की तीनों कंप्लीट अपलोड करवा चुके हैं और ये आपको ऐप में देखने को मिल भी गई होंगी। अब देखिए दूसरी बुक है हमारे पास टीए टेंसर एनालिसिस, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास यूनिट 4 है एंड हमारे पास यूनिट 5 है। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा आज हमारे पास टेंसर एनालिसिस से स्टार्ट हो गया है और टेंसर एनालिसिस में पहली यूनिट कौन सी है, हमारे पास यूनिट 4 है। ठीक है भाई, टेंसर एनालिसिस में हमारे पास कौन सी यूनिट है, हमारे पास यूनिट 4 है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास आज बुक कौन सा रहने वाली है, टेंसर से एनालिसिस की बुक रहने वाली है। ठीक है भाई, हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है, टेंसर एनालिसिस का रहने वाला है। इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट नंबर 4 है। इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट नंबर 4 है और इस 4 का सिलेबस तो आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर। बुक में हमारे पास सिलेबस कहाँ मिलेगा, बुक में हमारे पास सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो बुक्स के अकॉर्डिंग इसके सिलेबस में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। ठीक है भाई, बुक के अकॉर्डिंग इसके सिलेबस में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर नंबर 1, एक हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 और एक हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। यस,
इसके सिलेबस में हमारे पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 हैं और ये यूनिट 4 है। इसका एग्जाम में हिस्सा कौन सा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चंस नंबर आपको 8 देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास यूनिट 4 है, ये हमारे पास यूनिट 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 AB एंड क्वेश्चंस नंबर 8 AB। ठीक है भाई, क्वेश्चंस नंबर 8 आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है ये तो आपको चैप्टर 1 से मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर 2 से मिलेगा। ये आपको चैप्टर 2 से मिलेगा और ये आपको चैप्टर 4 से मिलेंगे दोनों क्वेश्चन से। तो ये हमारे पास अथवा वाला पार्ट है, किसी भी स्थिति में इसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है भाई, किसी भी स्थिति में हमारे पास इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। तो अगर हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारे पास है यूनिट नंबर जो हम 4th पढ़ रहे हैं ये एनुअल स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लगाएंगे एक क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ से आएगा 10 मार्क्स का और एक क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से आएगा 10 मार्क्स का। और चैप्टर 4 भी हम पढ़ेंगे बट वो हम अथवा वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो किसी स्टूडेंट्स के अगर जल्दीबाजी में एग्जाम पास में हैं तो पहले इन 2 चैप्टर्स को ही कंप्लीट मान के वो चलेंगे कि अपना यूनिट 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेमेस्टर सिस्टम्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये उल्टा है, उनके लिए चैप्टर 4 है ये यूनिट 1 है। 1 मिनट लेना चाहूँगा भाई इसके लिए। जिस स्टूडेंट्स का राजस्थान यूनिवर्सिटी और इससे संबंधित कॉलेज के अंदर से यूनिट 1 है सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए और ये उनकी यूनिट 2 है, ये उनकी यूनिट 2 है। यानी जब मैं ये करवाऊंगा चैप्टर 1 और 2 तो पहले आपकी यूनिट 2 कवर होगी, उसके बाद इन स्टूडेंट्स को अथवा वाला पार्ट करवाऊंगा चैप्टर 4 तब आपकी यूनिट 1 है वो कवर होगी। तो सिलेबस सेम है, बस यूनिट का क्रम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है, आप हेडिंग डालोगे ऐसे जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जो यूनिट 1 का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ये हमारे पास एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं एक बार इस अपने नाम लिखना चाहूँ चैप्टर्स का तो आपको पता है ये बुक्स है आपके पास टेंसर्स एनालिसिस, काफ़ी देर से आप स्क्रीन पे इसे देखते आ रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारे पास टेंसर्स एनालिसिस अलजेब्रा। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 चैप्टर सिलेबस में हैं। चैप्टर पहला है टेंसर अलजेब्रा, टेंसर अलजेब्रा। दूसरा चैप्टर है हमारे पास मेट्रिक टेंसर, दूसरा चैप्टर है हमारे पास मेट्रिक टेंसर। और तीसरा चैप्टर नहीं, चौथा चैप्टर है सिलेबस में फिर, और चौथा चैप्टर का सिलेबस नाम है जियोडेसिक एंड पैरेललिज्म ऑफ वेक्टर, जियोडेसिक एंड पैरेललिज्म जियोडेस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक प्रकार से अपना ऑफिशियली सिलेबस है। एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 10 से देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर 2 से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका अथवा वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। एक बार हम केवल इतना सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम अथवा वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी पूरा मिल जाएगा। तो एग्जाम में आपके पास दोनों चॉइस रहेंगी, बट मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपके पास वक्त कम है तो एक बार आप इतना ही अपने सिलेबस में मान के चलेंगे कि चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और चैप्टर 2 कंप्लीट ही करना है, अथवा वाला बाद में होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में मिक्सिंग नहीं होती, फिर भी सीखना जरूरी है क्योंकि जियोडेसिक पोस्टुलेट्स वगैरह आगे एमएससी फाइनल में फिर से रिपीट होने वाले हैं। अगर वहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम से एक बुक चलती है, वो ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करते हो तब। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इस सिलेबस के बारे में बेसिक था। मतलब कुल मिला के आज हमारे पास टेंसर स्टार्ट हो रहा है ना भाई, कुल मिला के आज हमारे पास टेंसर से एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप बिल्कुल तैयार हो, हेडिंग डालिए एमएससी प्रीवियस पेपर 4, पेपर का नाम शॉर्ट में लिख लीजिएगा DG&TA, जिसके अंदर आज हमारे पास टेंसर्स एनालिसिस बुक रहने वाली है, यूनिट नंबर 4 और इसके अंदर लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 4 और इसके अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर आज हमें बहुत सारी बेसिक बातें सीखने को मिलेंगी कि टेंसर्स क्या है, किस रूप में ये हमारे पास एग्जाम में काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप हेडिंग डालिए JPH बुक्स के अकॉर्डिंग्स अगर हम चलें तो चैप्टर नंबर 1 है,
ठीक है भाई, ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है हमारे पास है टेंसर अलजेब्रा। चैप्टर का नाम है हमारे पास है टेंसर अलजेब्रा। ये देखते ही देखते ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हमें एक 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूँ कि टेंसर क्या होता है ना भाई। अब हमारे पास ये एक प्रकार से पूरा का पूरा नया सिंबल है। इससे पहले आपने शायद ही कभी टेंसर्स को देखा जरूर है, फिजिक्स के अंदर इसका नाम आप सुन चुके हो। ये वही टेंसर्स है। आज ये अपना थोड़ा सा बड़ा रूप लेके आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब टेंसर से बहुत इजी है। अगर आप इसे अच्छे एक सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हो तो इस टेंसर्स में जितने भी यूनिट 4th और 5th में लेक्चर पढ़ेंगे, हर एक लेक्चर्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह से लिखा जाएगा। कैसे अलग तरीके से लिखा जाएगा वो आज हम इसी लेक्चर से इसकी हम शुरुआतें कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये टेंसर से उपयोग में क्यों लाई जाती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो वैसे तो इसके काफ़ी सारे कारण हैं। यूट्यूब पे आपको अलग अलग मिल जाएंगे कि टेंसेस को क्यों अप्लाई किया जाता है, और उसमें पूरा का पूरा एक फिजिक्स का थ्योरी है। बट अपने को एमएससी मैथ्स के अकॉर्डिंग इसकी नीड क्या है, तो आपको पता ही है जो टेंसेस से चल रहा है। अलजेब्रा छोड़िए, अलजेब्रा का मतलब आप समझते हो ना, है ना। अलजेब्रा को समझाने की जरूरत नहीं। जितने भी हम ऑपरेशंस वगैरह, सम है, एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस है, मल्टीप्लाई, डिविजन्स वगैरह, ये सब अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो हमारे पास वैसे टेंसेस के काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्टर में इसका अलग अलग योगदान है। बट यहाँ एमएससी के अंदर आपको पता है पेपर का नाम ऐसे चल रहा है हमारे पास है डीजी एंड टीए, यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर से एनालिसिस। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आप तीनों यूनिट कर चुके हो, वो भी कंप्लीट यूनिट करी है तीनों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपने देखा कि डीजी के अंदर हमारे पास करो ही करो चल रहे थे, या वक्र ही वक्र से चल रहे थे। तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसे हम सोल्व नहीं कर पाए, उसको आज हमें टेंसर के मदद से सोल्व करना है। मतलब कुछ प्रॉब्लम थी डीजी के अंदर, तो यहाँ हमारे पास एमएससी प्रीवियस में क्यों पढ़ रहे हैं इस टेंसर्स को, तो आप ऐसे लिख लेना कि नीड क्या है, कुछ से सोल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। कौन सी प्रॉब्लम को, सम प्रॉब्लम्स इन डीजी, सम प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री। पूरा नाम लिख लो एक बार। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको हम डीजी कर्व के माध्यम से, जिनको हम कर्व के माध्यम से सोल्व नहीं कर पाए, तो उसे हम आज टेंसर्स के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे टेंसर्स का अपना बहुत अहम योगदान है इन नेचर से एंड फिजिक्स के लॉ के अंदर। बट अपना एमएससी में सिर्फ इतना सा नीड है कि जो डीजी की प्रॉब्लम से कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसे हम सोल्व नहीं कर पाए, उनको सोल्व करने का जो मेथड्स वगैरह होगा वो ही हमारे पास असली टेंसर्स होगा। ठीक है, तो केवल और केवल अपने काम का हिस्सा ही टेंसर्स के अंदर पढ़ना है, और टेंसर्स बहुत सिंपल है अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हो तो। और आज के इस लेक्चर से शुरुआत कर लीजिएगा, देखते जाइए एक बार हम टेंसर्स के साथ क्या क्या करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डेफिनेशंस लिखता हूँ कि टेंसर्स की डेफिनेशंस क्या होती है। तो मैं ऐसी की ऐसी बुक से डेफिनेशंस लिखना चाहूँगा, क्योंकि बुक में बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशंस दी हुई है, मतलब कुछ अच्छे शानदार शब्दों का इस्तेमाल कर रखा है। कैसे, जैसे एक एंटिटी ले ली, एंटिटी का मतलब समझते हो ना, इकाई बोलते हैं इसे, है ना, इकाई बोलते हैं इसे। हम यूनिटी भी बोल सकते थे या आइडेंटिटी भी बोल सकते थे, बट कुछ स्टैंडर्ड वर्ड ले लिए। तो हम बोलेंगे टेंसर्स के अंदर ए टेंसर से इज एंटिटी वॉज कॉम्पोनेंट्स, वॉज कॉम्पोनेंट्स। देखो एक बार आप, अगर मैं सिंपल तरीके से एक बार टेंसर्स को समझाना चाहूँ तो आप एक बार ऐसे समझिए, जैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे ये हिस्सा आगे एमएससी फाइनल्स में कवर होगा। जैसे मान लो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ, और 2G, आज 2G ले लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार 2G ले लो, फिर हम 2G का नाम आ रहा 2D ले लो, फिर हम इसे 3D के अंदर चेंज कर लेंगे। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि एक पॉइंट है हमारे पास एक्स और वाई,
समझना एक बार, जैसे मतलब टेंसर, एक्चुअली टेंसेस का क्या अहम योगदान है अपना डीजी में, आज हम वो देख रहे हैं। जैसे 2DA के अंदर एक पॉइंट है PXY, इसको आपने चेंज कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट में और ये हमारे पास है R और थीटा के रूप में आ गया। तो आपको पता है क्या रिलेशन होता है, x इज इक्वल टू R cos थीटा, y इज इक्वल टू R sin थीटा। ऐसा हम काउ में भी पढ़ा था, डीजी वाली 3 यूनिट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बार XYZ R थीटा, जाई, ईटा, थीटा वगैरह यूज में आ रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रेम है, माना इस फ्रेम को हमने एस नाम दिया और ये हमारे पास दूसरी मतलब इससे तो चेंज ही होके आ गई ना, ये हमारे पास एक फ्रेम है एस डैश, इसको दूसरा नाम दे दो फ्रेम एस डैश। ठीक है, तो मतलब एक फ्रेम से ट्रांसफॉर्म हो रहा है दूसरी फॉर्म के अंदर। मतलब पहले वाला रूप क्या था, इसका XY था, ये सडनली दूसरी फ्रेम में जाके कौन चेंज हो गया, R एंड थीटा के रूप में चेंज हो गया। ध्यान देना पॉइंट्स वही थे, यस हमारे पास पॉइंट्स वही हैं, बस इनको देखने का नजरिया बदल गया। इस फ्रेम में तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और दूसरी वाली फॉर्म के अंदर ये r और थीटा के रूप में चेंज कर दिए गए। मूल पॉइंट्स वही हैं, बस इनको इस फ्रेम में देखने का तरीका ऐसा है और इस वाले फ्रेम में देखने का तरीका ऐसा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोल देते हैं या रूपांतरण बोल देते हैं, कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया, आदमी वही है। ठीक है, या पॉइंट्स वही हैं, बस उसको देखने का नजरिया बदल गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए टेंसर इज एन एंटिटी व्होज कंपोनेंट्स व्हेन आर बीइंग ट्रांसफॉर्म, when are being transformed, जब ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होते हैं, कौन, इसके घटक, वोज कंपोनेंट्स, इसके घटक यानी कंपोनेंट्स है, x कंपोनेंट्स है, y कंपोनेंट्स है, अगर ये ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर, फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर, फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर। ठीक है भाई, फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर बोल दो या अनोदर बोल दो, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस टाइम में ओबे सम बेसिक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ओबे सम बेसिक या ओबे सर्टेन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस लो, ओबे सर्टेन बेसिक ट्रांसफॉर्म लो। ध्यान से समझना, बहुत ही स्टैंडर्ड शब्दों का इस्तेमाल कर रखा है बुक्स के अंदर, तो वही बुक्स वाली डेफिनेशन है हमारे पास ही कि एक टेंसर हमारे पास क्या होता है। अगर हम एक सिंपल से फॉर्म में से समझना चाहें तो एक टेंसर से वॉज एंटिटी इज एंटिटी मतलब इकाई होता है, इसका एंटिटी का मतलब इकाई, मतलब हर एक कंपोनेंट से, इज एन एंटिटी वॉज कंपोनेंट से व्हेन आर बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर, मतलब एक एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए। x चेंज हो गया r के अंदर तो एंटिटी हो गई, y अपने आप में चेंज हो गया थीटा के अंदर, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ x तो चेंज हो गया और y ऐसा का ऐसा रह गया, नहीं, एंटिटी वॉज कंपोनेंट्स व्हेन आर बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर, तो पूरा का पूरा चेंज होना चाहिए। और ध्यान रखना, चेंज होते वक्त वो अपने बेसिक रूल्स को तोड़े ना, ये समझिए, कानून ना तोड़े। दूसरे शब्दों में परिभाषा में ये समझिए आप कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाए तो ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ बेसिक लॉ होते हैं। वैसे ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत सारे लॉ होते हैं, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा ऐसी बातों को, ताकि हमारे पास टेंसर को समझने में बहुत बेहतर समझ प्रदान हो सके। ठीक है, वैसे आपने जो बीएससी में पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, ये वापस से एमएससी फाइनल में आएगा और पेपर का नाम होगा रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। पेपर का नाम होगा रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, लिखना मत, एक बार केवल इसे समझिएगा। वहाँ क्या है, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस नाम आएगा, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से नाम आएगा। अब लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से रूपांतरण आपने खूब अच्छे से नाम सुना है, वहाँ फिजिक्स में आप ऐसे पढ़ते थे कि ये x है, y है और z है।
ये अक्स है, वाई है और जेड है। एक फ्रेम तो हमारे पास ये आ गई और दूसरी फ्रेम हमारे पास ये आ गई। एक फ्रेम को एस बोल देंगे, दूसरी फ्रेम को एच डैश बोल देंगे। तो ये एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश में चला गया। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, ये ओ डैश है और ये मानो ये पॉइंट पी है, अक्स वाई जेड। और वहां लोरेंट्ज के अंदर एक चौथा पॉइंट और होता था, मतलब 4 डायमेंशन होती थी, टाइम टी का भी हुआ करता था। और ये हमारे पास मान लो पी डैश हो गया, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। तो हम बोलेंगे कि इसको हमने ऐसे वी वेलोसिटी से रूपांतरण कर दिया। भाई एक फ्रेम से निकल के दूसरे फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो देखो इसके अंदर से चाल या वेग तो होगा। भाई इस पॉइंट पोजीशंस के ऊपर है, आप ऐसे समझ के देखिए, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर है, आपने इस दर से खिसका के इधर लेके गए, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लेके गए, वेलोसिटी v से लेके गए। तो इन्होंने अपना रूप चेंज करके, यानी ये ट्रांसफॉर्म होके किस में आ गए, पॉइंट एक्स वाई जेड टी चेंज होके एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश के अंदर आ गई। तो कहने का मतलब जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के लॉ हैं, तो वो हमारे पास चेंज नहीं होने चाहिए। और देखो ट्रांसफॉर्मेशंस के भी बहुत सारे लॉ हैं, तो अगले ने खुद लिख के दिया कि भाई कुछ बेसिक, सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। ओबे का मतलब आप समझते हो, एप्लीकेशंस बहुत बार स्कूलिंग में लिखी होगी, जब भी छुट्टी की बात करते थे ना, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य तो वही आज्ञाकारी होता है, मतलब आप उसका ईमानदारी से पालन कीजिएगा। किसका, सर्टेन बेसिक, ज्यादा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बहुत सारे होते हैं, आपको कुछ बेसिक निश्चित, मतलब निश्चित ही आपको पालन करना है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब कि 2 + 3 आपके पास 5 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में चेंज करते वक्त 2 + 3 को आपने 6 लिख दिया, ऐसे नहीं। ये एक प्रकार से फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओबे सर्टेन फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस लॉ। फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, मूलभूत, जिसे चेंज नहीं किया जा सके। जैसे मान लो आपका जो भी नाम है किसी टाइम बस रख दिया गया तो रख दिया गया, अब हम उसे किंतु परंतु नहीं कर सकते कि आपका नाम यही क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों था, ये क्यों नहीं हुआ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल्स रूल्स बोलते हैं, है ना। तो आपने भी सुना होगा बहुत बार फंडामेंटल थ्योरम से, तो ये 2 + 3 = 5 किसी टाइम में लिख दिया गया। अब ये हमारे पास फंडामेंटल रूल्स हैं, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है उस वक्त आपको इतना का इतना ही रखना है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी टाइम में वो एक 1 kg का वो जो बाट बना दिया गया, किसी टाइम में मान लो बोल दिया गया कि ये हमारे पास 1 kg ही है, तो ये इतना ही क्यों है, इसे बड़ा क्यों नहीं हुआ। तो एक बार फिक्स जो क्वांटिटी कर दी गई उसको बोल दिया गया कि फंडामेंटल वेट है। फिर उसके बराबर वजन का हाफ तोड़ के हाफ kg, डबल करके 2 kg, फिर 2 + 1 रख के 5 kg वगैरह के बाट वगैरह बना दिए गए। तो बट किसी टाइम जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी मानी गई थी वो फंडामेंटल थी, वो मूलभूत थी। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करो, कितना भी आप वेट ले लीजिए, आप 1 kg के वेट को किसी टाइम जो माना गया था उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब बातें हमारे पास फंडामेंटल्स के अंदर आती हैं। तो वैसे आप जस्ट आगे आओगे, हम ऐसे फाइनल में आओगे तो ऑप्शनल पेपर वहां रहता है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, उसके अंदर पूरे के पूरे पेपर के अंदर 1-2 यूनिट छोड़ के ऐसा कैसा टेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जो हम ऐसे फाइनल में अभी पढ़ रहे हैं वो खूब अच्छे से जानते हैं कि रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी हमारे पास फुल्ली टेंसर्स के ऊपर डिपेंड है। तो यही टेंसर्स की यहाँ से हमें एक झलक देखने को मिल जाती है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है कि एक पॉइंट से दूसरे, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज होना चाहिए, उस वक्त वो बिना किसी सवाल के, ओबे का मतलब ही क्या हो गया, बिना किसी किंतु परंतु से आज्ञा से पालन कीजिएगा, होता है ना। जैसे आप छुट्टी मांगते थे स्कूल टाइम में, आपने, चलो आजकल तो दौर ही खत्म हो गया वो एप्लीकेशंस लिखने का, वरना वहाँ लिखा करते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य, भले ही वो आज्ञाकारी नहीं हो बट उस टाइम में हमें आज्ञाकारी या ओबेय बनना होता था। सर्टेन, निश्चित और बेसिक करना, ऐसा नहीं कि हर एक रूल्स का पालन करेंगे, कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के जो बेसिक रूल्स हैं उसे अपने को पालन करना है। ठीक है, तो अब आप केवल एक बार टेंसेस को इतना सा समझिए, हम धीरे धीरे इसका फॉर्म पूरा ही चेंज कर देंगे और आगे चल के ये टेंसेस इतना ईजी हो जाएगा कि आपको डीजी की 5 यूनिटों में कोई सबसे इजी बताया जाएगा तो आप बोलोगे यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है। अगर आप पूरे लेक्चर साथ साथ पढ़ते हो और प्रैक्टिस करते हो तो ठीक है। तो
केवल इतना ही हो। मैं बोलूँ टेंसर्स क्या है, अपने लिए काम का टेंसर्स क्या है कि डीजी की कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास टेंसर काम आएगा। क्या होती है टेंसर की डेफिनेशन? तो ए टेंसर इज एन एंटिटी whose components when are being transformed from one coordinate to other obey certain basic transformation law। ठीक है, बिना किसी सवाल जवाब के वो कुछ निश्चित प्रॉपर्टी का पालन करेगा, है ना। तो एक प्रकार से यहाँ इसको बता दिया गया, तो सवाल जवाब नहीं कर सकते, इसलिए हमें भी आगे चल के कुछ लाइनें ऐसी आएंगी जिसमें आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। कुछ लिख दिया गया तो लिख दिया गया, कैसे? जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो कहीं ऐसे मत सोचना कि मैं पहले एडवांस में ही आपका मुंह बंद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओबे सर्टेन का मतलब क्या हो गया कि कुछ बातें आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ एक कोऑर्डिनेट है, लिखना मत, बाद में सही जगह लिखूंगा। ये पॉइंट है XYZ, ठीक है। या अपन टेंसर में क्या किया गया, इसको ऐसे लिख दिया गया है कि जो कोऑर्डिनेट है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 और x3, x1 x2 और x3। ये बता रहा है x डायरेक्शन को, ये y डायरेक्शन को, ये z डायरेक्शन को। ये बोल रहा है नहीं ये पहली डायरेक्शन है, ये x की दूसरी डायरेक्शन है, ये अक्षों की तीसरी डायरेक्शन से, ठीक है। फिर जानबूझ के इसको ऐसे लिख दिया गया x1 x2 और x3। यह भी बता रहा है अक्षों की पहले फर्स्ट डायरेक्शन, शख्स की दूसरी डायरेक्शन, शख्स की तीसरी डायरेक्शन। अब हम इसमें उलझने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर के 1 2 3 हैं इसको सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। और नीचे की है इसको सब स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है। यस, अब लो, अब हमें किंतु परंतु नहीं करना। सर ऐसे ही क्यों पढ़ा जाता है? इसके अंदर टेंसर को इसीलिए थोड़ा सा ऐसे हाई लेवल का बना दिया गया है। और पूरा ऐसे एक बार पहले नज़र में देखेंगे, कोई जैसे कोई बच्चा नया प्री में एडमिशन लेता है और बुक्स देख के ऐसे लगता है कि इसमें तो अपने को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, पर वो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों से परिचित होता जाता है, चलता जाता है, फिर सोचता है यार इतनी सिंपल थी, हमें पहले क्यों नहीं लगी। कब लगेगी? जब आप पढ़ते जाओगे। तो कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे ही आ गए, जैसे इसे सुपर स्क्रिप्ट बोल दिया जाएगा, इसे सब स्क्रिप्ट। बस बोलने का तरीका है। ओरिजिनली जो चीज़ है वो यही है कि किसी कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स हैं PXYZ हैं, बस उसको टेंसर्स के माध्यम से ऐसा पढ़ाया गया कि ये सुपर स्क्रिप्ट है या कभी कभार आ जाएगा सब स्क्रिप्ट आएगा। अब कब सुपर स्क्रिप्ट आएगा, कब सब स्क्रिप्ट आएगा, कब कॉन्ट्रा वेरिएंट आएगा, कब को वेरिएंट आएगा, अब धीरे धीरे हम इन्हीं नामों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इसे एक बार मत लिखना, मैं सही जगह इसको लिखवा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास दिखने में एक छोटा सा वर्ड है ओबे सर्टेन, मतलब आज्ञा से पालन कीजिए, बट इन्होंने आज्ञा का पालन नाम के सारे कुछ बातें डायरेक्ट हमें रटवा दी हैं, है ना भाई। अब इन चीज़ों को आपको याद ही रखना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारे पास चलन में आ जाएगी या प्रैक्टिस में आ जाएंगी, फिर हमारे पास कोई दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। आप याद करो शुरुआत में जब आपने 12th में साइंस में आए थे, इंटीग्रेशंस डिफरेंशिएशंस वगैरह समझ रहे थे, तो एक्स स्क्वायर से माइनस साइन एक्स का भी इंटीग्रेशंस करने में हमें दिक्कत आती थी। और आज क्या है, सीधा बोलेंगे एक्स की क्यूब बाई क्यूब। और मान लो मैं ऐसे दे दूं तो कुछ स्टूडेंट तो इतने एडवांस ऐसे करेंगे एक्स की क्यूब बाई क्यूब, तो ये तो 1/3 हो जाएगा। और साइन एक्स का प्लस कोस एक्स, और कोस के अंदर ये रखेंगे 1 और माइनस कोस रखेंगे 0, है ना। इसका पता इसका ये आएगा, मतलब इतना एडवांस चलते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो भी सिचुएशंस पे डिपेंड होगा। तो आज हमें ऐसी छोटी छोटी बातों पे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम शुरुआत में सीख रहे थे तब हमें ऐसी छोटी छोटी बातों की भी दिक्कत होती थी। तो यही है, एक बार टेंसर्स मतलब 3-4 लेक्चर्स तक चलेगा, तब आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लग सकता है, बट उसके बाद आप एक ऐसे पैटर्न पे आ जाओगे कि आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेंसर्स की डेफिनेशन लिखिए कि ए टेंसर्स इज एन एंटिटी whose components when are being transformed from one coordinate to other obey certain basic ट्रांसफॉर्मेशन से लो। तो मैंने जोर दे के बोला, तो आप 100% इसकी डेफिनेशंस में ये वर्ड कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हम इसके टॉपिक में चलते हैं। और टेंसर हमारे पास क्या नीड है मैथ के अंदर कि केवल और केवल डीजी की कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो चलो, एक तो हमारे पास ये डेफिनेशंस हो गई टेंसर की। अब इसके अंदर छोटे छोटे हम पॉइंट्स सीखेंगे, फिर इसका हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, टॉपिक नहीं है, छोटी छोटी लाइनें हैं जो आज हमारे पास एक प्रकार से बेसिक है, वो हमें समझना है। और टॉपिक है स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस।
स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। ठीक है भाई, एन डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया, आज हमारे पास एन डायरेक्शंस आ जाएंगी। मान के चलिए आप इसे कैपिटल वी एन से प्रदर्शित करोगे। ठीक है, मान के चलेंगे हम इसे कैपिटल वी एन से प्रदर्शित करेंगे और इसे हम बिल्कुल शॉर्टकट लिखने वाले हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये क्या है भाई, आपने बोल दिया ये एक्स डायरेक्शंस है, ये वाई डायरेक्शंस है और ये जेड डायरेक्शन है। कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर एक पॉइंट है एक्स वाई और जेड। ठीक है, मान लो मैंने बोल दी एक एक्स डायरेक्शन से है, एक आपकी तरफ वाई डायरेक्शन से है और एक नीचे की तरफ जेड डायरेक्शन है। अब आप बोलो से चौथी डायरेक्शन भी होती है जो पॉइंट टी की मानी जाती है और यही लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिक्स में आपने, भौतिक विज्ञान में आपने जरूर बीएससी में कभी ना कभी इस शब्द से परिचित हुए होंगे कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन नाम से भी होता है। तो 4 डायरेक्शन हो गई। फिर आप बोल सकते हो कोने में से 5वीं डायरेक्शन है, छठी, कितनी भी डायरेक्शन हो सकती हैं। जैसे ये भी एक डायरेक्शन हो सकती है, ये भी एक डायरेक्शन हो सकती है, ये भी एक डायरेक्शन हो सकती है। तो हमने माना कि ये डायरेक्शन है, हमारे पास पहली डायरेक्शन है, पहले डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन, ये तीसरी डायरेक्शन, ये चौथी डायरेक्शन, ऐसे करते करते एन डायरेक्शंस हमारे पास ही हो गई है। समझना भाई इस बात को, पहले डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन, चौथी डायरेक्शन, ऐसे करते करते हमारे पास एन डायरेक्शन हो गई है। ऐसे करते करते हमारे पास एन डायरेक्शन हो गई है। लिखने का एक तरीका तो ये है और लिखने का दूसरा तरीका ये है। ये भी हमारे पास डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, पहले डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन है, तीसरी डायरेक्शन से ऊपर वाली हमारे पास पढ़ते वक्त सुपर स्क्रिप्ट पढ़ी जाएंगी और नीचे वाली पढ़ते वक्त हमारे पास सब स्क्रिप्टें पढ़ी जाएंगी। तो अब सवाल ये कि हम ऐसा लिखें या हम ऐसा लिखें, तो चिंता मत करो, कैसे भी लिख सकते हो। एक बार हम सुपर स्क्रिप्ट लेके चलेंगे, फिर देखते देखते हम इसे सब स्क्रिप्ट में चेंज कर देंगे और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशंस भी बता देंगे। तो 3 तक के लिए चलें तो हमारे पास एक बार मान लो एक्स वाई जेड के लिए x1 x2 x3 आ गया है ना भाई। केवल इस डायरेक्शंस के लिए चलें 3D के अंदर, तो ये x1 x2 क्या आ गया, x3 आ गया है। तो जैसे मैं बोलूं कि स्पेस ऑफ एन डायमेंशन क्या होता है, तो आप ऐसे बोलोगे x की पावर i, x की पावर i इज इक्वल टू x की पावर i इंटू टी इंटू स्मॉल टी, और i का मान क्या है 1 2 3 से लेके हमारे पास n डायरेक्शन तक आ सकती हैं। i का मान क्या है हमारे पास 1 2 3 से लेके कैपिटल n डायरेक्शंस तक आ सकती हैं, जहां t हमारे पास पैरामीटर है। वेयर t हमारे पास क्या है, पैरामीटर है इन डायरेक्शंस को मापने का। अरे जैसे x डायरेक्शन में आ गया तो किसी से तो हमने मापा होगा, जो पैरामीटर होगा हमने उस पैरामीटर को t मान लिया, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मान लिया कि पहले आप 5 सेकंड तक या 5 मिनट तक x डायरेक्शन में गई, फिर आप y डायरेक्शन में t2 इज इक्वल टू मान लो 10 मिनट आप इस डायरेक्शन में चले, फिर आप तीसरी डायरेक्शन में चले। तो कोई ना कोई तो एक एक पैरामीटर होगा जो हमारे पास इस चीज़ को मापा जाता है कि भाई डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखते हुए पैरामीटर माना है या अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपने पैरामीटर माना है। तो हम मान के चलेंगे कि जैसे ही आ जाए हमारे पास स्पेस ऑफ एन डायमेंशन, तो उस वक्त आप लिखोगे x की पावर i इज इक्वल टू x की पावर i t 1 2 3 से n। तो खुद t क्या है हमारे पास पैरामीटर है और ये खुद पूरा का पूरा x की पावर i t क्या है, खुद x की पावर i t क्या है हमारे पास ही n फंक्शंस हो जाएंगे ऑफ t के, n फंक्शंस हो जाएंगे ऑफ t के, ऑफ पैरामीटर t के। ठीक है, तो केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे मैं बोलूं स्पेस ऑफ एन डायमेंशन से, तो आप तुरंत ऐसे बोल दोगे कि x की पावर i इज इक्वल टू x की पावर i इंटू में ब्रैकेट्स में t, जहां हमारे पास 1 2 3 से लेके n डायमेंशंस तक हो सकती है। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे नहीं रखना कि केवल 3D के बाद कोई डायरेक्शन नहीं होती। चौथी डायरेक्शंस आमतौर पे टाइम की मानी गई है। तो हमारे पास इन नॉर्मली आप लास्ट 4 डायमेंशंस तक ही पढ़ोगे, x y z, और आगे चल के फाइनल में रिलेटिविटी आ रही है, उसके अंदर आप चौथी डायरेक्शन से t और पढ़ लोगे। तो वो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन x y z एंड t के फॉर्मेट में आ जाएगा। बट अपने दिखाना है कि अगर हमें n डायमेंशंस रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ऐसे लिखोगे x की पावर i इज इक्वल टू x की पावर i इंटू टी, i इज इक्वल टू 1 2 से लेके n तक है। अब अगर मैं इसी स्पेस का एक सब स्पेस ले लूँ तो,
है भाई। इसी स्पेस का अगर हमने सब स्पेस ले लिया तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लिखेंगे, सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशन, सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस। आपको पता है सब स्पेस आपको खूब अच्छे से लेना आता है। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर बोल दिया, एक सेट है, मान लो एक सेट है, हमने ऐसे मान लिया कि 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे देख लो, मान लो ऐसे देख लिया कि A B C D E F G H, ये हमारे पास एक सेट है और हमने मान लिया कि D E F इसका एक सबसेट है। D E F को B मान लिया और B को हमने क्या बोल दिया, ये इसका सबसेट है, यानी ये अगर समुच्चय है तो ये इसका उपसमुच्चय है। इसी प्रकार अगर हम इनको डायरेक्शंस मान लें, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3 4 5 6 7 या n डायरेक्शन मान लें, तो ये हमारे पास मान लिया किसी एक स्पेस के अंदर है, तो ये स्पेस हो गया, तो ये इसका एक प्रकार से क्या हो गया, सब स्पेस ही हो गया। और आपको पता है पूरा का पूरा B सबसेट होगा A का, ठीक है। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Vn से। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Vn से। इसको आप मान लो, आप सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस को मान लो कि V ऑफ M से रिप्रेजेंट कर दिया गया, V ऑफ M से रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो ये Vm लो। अब बताइए इसके अंदर डायरेक्शंस ज़्यादा हैं कि इसके अंदर हैं, तो ऊपर वाले के अंदर, मतलब M में जो डायरेक्शंस होंगी वो N से कम ही होंगी, तो M क्या आ जाएगा, ग्रेटर N आ जाएगा। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखो इसके अंदर तो I इज इक्वल टू, जैसे मान लो एक बार I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, जबकि इसके अंदर I इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 तक है, ठीक है। इसको हमने टोटल n नाम दे दिया, ध्यान से देखना, इसको हमने n नाम दे दिया, इसको हमने m नाम दे दिया। स्पष्ट है, नंबर ऑफ डायमेंशंस m में कम होंगी जबकि नंबर ऑफ डायमेंशंस n के अंदर ही ज़्यादा होंगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या है, अक्ष की पावर I इज इक्वल टू अक्ष की पावर I। अब की बार पहले में तो इसमें पैरामीटर t फिक्स था हर एक के लिए, बट अब की बार क्या आ जाएगा, डायमेंशन सब स्पेस बन गया ना, तो ये आ जाएगा t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3 डैश 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 बोलो t की पावर m तक, केवल और केवल सब स्पेस से m तक है। जबकि ये I कहाँ तक जा रहा है, जबकि I कहाँ तक जाएगा, 1 2 से लेके n तक, जबकि ये हमारे पास है I2 कहाँ से जाएगा, 1 2 से लेके हमारे पास है n तक। और इसमें लिख लीजिएगा कि m डायरेक्शंस है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस m में कम होंगी जबकि n में हमारे पास है ज़्यादा होंगी। और आप ये भी बता देना वेयर, जैसे इसमें बताया था ना कि t हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, T1 T2 T3 से Tm, ये भी क्या है हमारे पास है पैरामीटर है, ये भी हमारे पास क्या है पैरामीटर से, ठीक है। और नंबर ऑफ कितने पैरामीटर्स हैं, 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर, तो ये आप बोल सकते हो ये हमारे पास टोटल m पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर हो गए भाई, m पैरामीटर से हो गए। और ज़्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखो तो देखो यहाँ तो फिक्स था एक पैरामीटर, क्योंकि दूसरी कोई डायमेंशंस नहीं थी, केवल और केवल एक स्पेस था Vn के अंदर। तो यहाँ तो t रह गया ऐसा कैसा, क्योंकि यहाँ t I लगाने की जरूरत नहीं है, I ऑलरेडी 1 2 से लेके n तक चल रहा है। बट अब हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया है 1 2 3, अब हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया है 1 2 3, तब हमें बताएंगे कि अक्ष की पावर I इज इक्वल टू अक्ष की पावर I T1 T2 T3 से लेके Tm तक, इसको हम क्या बोल दिया, m तक रोक दिया गया। तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ पैरामीटर, ये पैरामीटर ही हैं, कितने पैरामीटर हैं, 1 2 3 से लेके m तक हैं, तो हमने बोल दिया ये m पैरामीटर है। और इधर लिख दिया m है वो n से छोटा है, सब स्पेस ऑफ n डायमेंशंस को Vm से प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब एक नोट लगा के लिखिए, जो हो सकता है आपके पता नहीं कब ये बात काम आ जाए। नोट लगा के हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास n ऐसे आ जाए m-1, अगर हमारे पास ऐसे आ जाए उल्टा करो, m इज इक्वल टू n-1, अगर केवल और केवल एक डायमेंशंस कम रह जाए, केवल और केवल एक डायमेंशन कम रह जाए, कैसे, जैसे इसमें नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और मानो इसके सब स्पेस के अंदर हमारे पास इसके अंदर 7 तक आ जाए, मतलब A B C D E F और G। कहने का मतलब इसके अंदर 8 डायमेंशंस हैं, इसके अंदर एक कम आ जाए। तो हमें पता है n को हमने क्या माना था 8, यहाँ हमारे पास m कितनी आ गई 7। मान लो अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए या ये एक रिलेशन बन जाए m = n-1, या हमारे पास ये एक रिलेशंस बन जाए कि उतनी की उतनी डायमेंशंस पे ही सब स्पेस चला गया, बस एक हमारे पास कम रह गई, तब हमारे पास अगर m = n-1 है, उस टाइम में ये सब स्पेस है, ये हाइपर सब स्पेस कहलाएगा। देन सब स्पेस Vm इज नोन एज, देन सब स्पेस सीधा लिख लो, देन सब स्पेस इज नोन एज, देन सब स्पेस इज नोन एज ए हाइपर स्पेस कहलाएगा, सॉरी सरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ये हाइपर सरफेस कहलाएगा। ये हमारे पास हाइपर सरफेस कहलाएगा। अब ये शब्द आपके पास अपने यूएस यूनिट के पढ़ते वक्त दौरान कहीं भी आ सकता है। तो 4-5 चैप्टर हैं टोटल टेंशन में, हालांकि अपने को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बट कभी भी आपको हाइपर सरफेस नाम दिख जाए तो समझ लेना क्या है, n डायमेंशन है। जैसे इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस 8 हैं, इसमें स्पेस ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशंस में 8 हैं, तो इसमें हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास है हाइपर सरफेस कहलाएगा। ये सब स्पेस का नाम ही हाइपर सरफेस ही रख दिया गया। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि बस एक डायरेक्शंस की कमी रहेगी, क्योंकि एक और हो जाती तो दोनों सब स्पेस और सब स्पेस एक बराबर हो जाते, फिर हमें सब स्पेस लिखने की जरूरत ही नहीं होती। अरे आप जानते हैं ना, कोई भी सेट होता है ए, वो फाई और ए का हमेशा खुद प्रॉपर सब स्पेस होता है ना। प्रॉपर और इम्प्रॉपर नाम सुना होगा, इम्प्रॉपर सब स्पेस ही होता है। तो अगर एक डायरेक्शंस तक कम रह जाए तो उस वक्त हम उस सिचुएशंस को या उस वक्त हम उस सब स्पेस को हाइपर सरफेस नाम देंगे। ठीक है भाई, उस सरफेस को हम हाइपर सरफेस नाम देंगे। तो नोट लगा के 1 नंबर पे तो आपके पास ये आ गया, और 2 नंबर पे काफ़ी देर होगी, लिख लो, बाद में आप भूल जाओगे। अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 अगर ऐसे आ जाए तो हम बोलेंगे कि 1 2 3 रीड एज ए सुपर स्क्रिप्ट। ये हमारे पास से सुपर स्क्रिप्टें पढ़ी जाएंगी। एंड अगर ये उल्टा आ जाए अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3, तो ये हम बोलेंगे देन 1 2 3 रीड एज ए सब स्क्रिप्टें कहलाएंगी। ये हमारे पास सब स्क्रिप्टें कहलाएंगी। कहने का मतलब अगर ऊपर लिखा हुआ हो, अब तो ऐसे ध्यान देना, ऊपर लिखा हुआ तो ये सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा जाएगा, नीचे लिखा हुआ तो ये सब स्क्रिप्ट पढ़ा जाएगा। आगे चल के सुपर स्क्रिप्ट है वो कॉन्ट्रा वेरिएंट में, सब स्क्रिप्ट है वो कोवेरिएंट में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा अपने सिलेबस में कॉन्ट्रा वेरिएंट, कोवेरिएंट, टेंसर जैसे नाम भी आते हैं। तो एक बार लिख लीजिएगा, ऊपर जो इंडिसीज लगी हुई हैं या संकेत लगे हुए हैं, है ना, इंडिकेटिव, तो ये संकेत हैं 1 2 3, इसको तो हम सुपरस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और अगर यही संकेत इंडिकेट नीचे लग जाए 1 2 3, तो आप इसे सब स्क्रिप्ट पढ़ोगे। ठीक है भाई, एक हमारे पास ये था। तो टेंसर्स की डेफिनेशंस, टेंसर्स किस काम में अपने पास नीड क्या है डीजी की कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। टेंसर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ए टेंसर से इज एन एंटिटी होज कंपोनेंट्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर ओबे सर्टेन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ठीक है, ओबे सर्टेन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब आपके ध्यान में रह जाएगा कि वो ओबे वर्ड आते साथ कितनी सारी बातें अपने साथ बिना किंतु परंतु के छोड़ के चला गया। ठीक है, फिर हमारे पास टॉपिक आता है सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस। जैसे ही आपको दिखता है कि सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशन क्या होता है, या इसे Vn से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वक्त केवल आप इतना लिखिएगा कि अक्स i इज इक्वल टू अक्स आई टी, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। t हमारे पास पैरामीटर है और ये खुद हमारे पास n फंक्शन से t के फॉर्मेट में है। ठीक है, n फंक्शन से t के फॉर्मेट में। फिर इसी स्पेस का हमें सब स्पेस लेना है, तो n से एक कम तक आ जाइए m तक, तो इसे Vm से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा m है वो n से छोटा है। सेम सिचुएशन यही रहेगी, अक्स i इज इक्वल टू अक्स आई टी, बस अब की बार t है वो 1 2 से लेके m तक, इसके सब स्पेस तक ही चले जाएंगे, i चेंज नहीं होगा, i इज इक्वल टू 1 to n ही रहेंगे। और अगर इसका सब स्पेस हमारे पास 1 तक कम रहता है, अगर इस प्रकार की सिचुएशन बन
बनती है m इज इक्वल टू n-1, उस वक्त ही हमारे पास सब स्पेस हाइपर सरफेस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ये कुछ इंडिकेट संकेत हैं, अगर ऊपर लगा हुआ तो आप सुपरस्क्रिप्ट पढ़ेंगे और नीचे लगा हुआ तो सबस्क्रिप्टें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये भी टॉपिक हो गया, सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। हमारे पास ये भी टॉपिक हो गया, सब स्पेस हो गए और सब स्पेस हो गया। ठीक है, अब आप एक नया टॉपिक फिर से इसके अंदर डालिए, जिसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस बोल दो। ठीक है, इसको खूब अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के अंदर एंट्री करने लग जाएंगे, है ना भाई। अब हम यहाँ से धीरे धीरे क्वेश्चंस के अंदर एंट्री करने लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको इन छोटी छोटी बातों की किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। यस, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसे ऐसा कैसा हम एक बार लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन ही मान के चलेंगे, क्योंकि आपका एक बार पीछे या आगे एमएससी फाइनल्स में आ जाएगा। एक फ्रेम तो ऐसे, इसके कोऑर्डिनेट हैं अक्स वाई एंड जेड। दूसरी फ्रेम हमने मान लिया हमारे पास एच डैश है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, अगर टाइमिंग का फंक्शंस लेते हो तो टाइमिंग आ जाएगा और इधर हमारे पास है टी डैश आ जाएगा। डायरेक्शन वही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कैसे भी लिख दो, वाई जेड एक्स को बदल के कोई दिक्कत नहीं है। ये जेड डैश है, ये वाई डैश है, ये हमारे पास ही एक्स डैश है। इसका मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट ओ है तो इसका ओ डैश है। और हमने क्या किया, फ्रेम एस का ट्रांसफॉर्मेशंस करके फ्रेम एस डैश की ओर लेके चले गए। ठीक है, हमने एक दूसरे का क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपको रूपांतरण कर दिया गया। या दूसरे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस को आप ऐसे समझिए, अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की हुई है तो खूब अच्छे से समझाएं। ये तो चलो 4 पॉइंट के लिए हो गया। 2D की बात करें तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, एक्स वाई। इसका ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होता था, आप इस फ्रेम को पकड़ के आगे पीछे पैरेलल ले जा सकते हो, मतलब इसी को आप ऐसे ले आए, है ना, करते थे ना। ये h डिस्टेंस है, ये k डिस्टेंस है, तो ये x डैश और y डैश बच गए। x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच, y डैश इज इक्वल टू y माइनस k वगैरह करके कोऑर्डिनेट था। तो एक तो अक्षों के समांतरण इसका ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण हुआ करता था। दूसरा तरीका ऐसे है कि आपने इसको पकड़ के गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह या तो इधर घुमाया या इधर घुमाया। ठीक है, दूसरा तरीका, मान लो आपने पकड़ के ऐसे घुमा दिया, गाड़ी जैसे स्टीयरिंग घूमती है, मान लो इस प्रकार से आ गया है ये, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास इस प्रकार से आ गई। उस वक्त हमारे पास ये एंगल के ऊपर डिपेंड ही करेगा, जितना ये एंगल है उतना ही एक्सों का एंगल आएगा। तो आपने देखा होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा वगैरह करके कोऑर्डिनेट आया करते थे। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ही है। एक तो आप पैरेलल ऐसे घुमाते थे, एक आप गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह एंगल्स वगैरह करके, जिसको बोलते थे अक्षों का घूर्णन रूपांतरण, और वहां बोलते थे इसको अक्षों का समांतरण रूपांतरण नाम से। अगर आपका ठीक ठीक परीक्षा का तैयारी किया हुआ तो, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, समझिए। एक तो इसे आगे फाइनल में समझ लोगे, वो अभी तब जब आप रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी ऑप्शनल्स पेपर सेलेक्ट करते हो तब तो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, आगे चल के शानदार चीज़ें समझ में आएंगी। इसके भरोसे मतलब पूरा का पूरा टेंसर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये समझ लेना रिलेटिविटी के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी बस हार्ड वर्किंग आपको जरूर करनी होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देखो कोऑर्डिनेट का ही ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, तो आप इसे एक प्रकार से ऐसे लिख लीजिएगा। चलो, इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास एक सिस्टम है। अब हम इसमें नाम नहीं देंगे कि कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन डैश है। मान लीजिए बोल दिया एक फ्रेम है, ये हमने बोल दी एक फ्रेम है और ये ट्रांसफॉर्म होके आ गई दूसरी फ्रेम के अंदर, इसको हम एच डैश फ्रेम नाम बोल देंगे।
ठीक है भाई, इसको हम दूसरी फ्रेम नाम बोल देंगे और ऐसे बोल देंगे, कोई इसको नाम नहीं देना कि एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से या जेड डायरेक्शन, केवल समझना है इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट हैं, जैसे 1 2 3 4। अब जबकि अब हमने पढ़ लिया है स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस, अब हमने पढ़ लिया स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस, तो हम मान के चलेंगे एक डायमेंशंस, दूसरी, तीसरी और ये एन भी एक बार हम ऊपर ही लगाएंगे और सुपर स्क्रिप्ट ही कहलाएंगे। ठीक है भाई, एक बार ऊपर ही लगाएंगे और सुपर स्क्रिप्ट ही कहलाएंगे। तो मानेंगे यहां कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x1 x2 x3 डैश 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 xn, ऐसे समझिएगा इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास है xn। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये दूसरी फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्म होके इस प्रकार से आ गए। चाहे तो आप डैश लगा लो, चाहे तो आप डैश लगा लो, x डैश 1 x डैश 2, पर देखो x डैश 3 x डैश n लिखोगे तो आप उलझ सकते हो, ये 11 12 13 जैसा लगेगा, इसलिए आप यहाँ दूसरा पॉइंट चेंज करके ऐसे कर लो, चलो बार लगा लो, x बार 1 x बार 2 x बार 3 डैश 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 से x बार n। ध्यान देना कैपिटल N ही लेंगे क्योंकि स्पेस ऑफ n डायमेंशन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्पेस ऑफ n डायमेंशन, जहां i इज इक्वल टू 1 2 से लेके n हुआ करता था, जहां i इज इक्वल टू 1 2 से लेके हमारे पास n हुआ करता था। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से एक फ्रेम में इस प्रकार से है, तो दूसरी फ्रेम में चलो डैश के बजाय एस बार फ्रेम हमारे पास है इस प्रकार से आ गई। तो कहने का मतलब ये कोऑर्डिनेट जैसा इधर रहेंगे तो कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, उनकी वैल्यूज और उनकी क्वांटिटीज वही रहेगी, बस उसको देखने का तरीका बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, ध्यान देना वैल्यूज चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझिएगा 3D के लिए लेते हैं तो एक्स वाई जेड, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्स वाई जेड टी, और आज यहाँ हमारे पास स्पेस ऑफ n डायमेंशंस चलना पड़ रहा है, इसलिए हमने बोल दिए कि ये इसके n कोऑर्डिनेट हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इस प्रकार से लगा दीजिए कि एक दूसरे से का रूपांतरण हो रहा है। अब देखो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक जाता है, रेफरेंस समझते हो ना, निर्देश तंत्र है ना भाई, खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो ये खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, आगे और एमएससी फाइनल बची हुई उधर क्लियर हो जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें अगर हम सीखें तो ये हमारे पास क्या है भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, समझिएगा ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक फ्रेम हमारे पास ये है, दूसरी फ्रेम हमारे पास है ये है, दोनों फ्रेम आपस में क्या हो रही हैं, इंटरचेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, इस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है। यानी इस कोऑर्डिनेट का इस कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन है और इन वाले कोऑर्डिनेट्स का इन कोऑर्डिनेट्स के साथ ही रिलेशन है। तो सिस्टम बोलो या रेफरेंस बोलो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो। अगर मैं पहले ऐसे बोलूं कि एक्स बार जे इस प्रकार से रिलेशन है कि एक्स बार जे इंटू में x1 से लेके xn, इंटू में x1 x2 x3 से लेके xn तक है, जहां हमारे पास j इज इक्वल टू 1 to n है। ध्यान देना n डायमेंशन ही आएगी, ज्यादा बड़ा मत लिखना, 2 तक ही इसको सीमित रखो। ठीक है, कहने का मतलब अब की बार इस वाले कोऑर्डिनेट के और इस वाले कोऑर्डिनेट के दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमारे पास रिलेशन हैं और हमने मान लिया कि ये रिलेशन ऐसे आ गया कि इस फ्रेम को देखते हुए ये कोऑर्डिनेट्स इस फ्रेम के रिलेटिव में आ गए, या उल्टा भी कर सकते हो। इस वाले के आप चलिए x की पावर i इज इक्वल टू x की पावर i और ये बार 1 ऐसे आ गए, x बार 1 x बार 2 x बार 3 x बार n आ गए। यहाँ i इज इक्वल टू भी हमारे पास 1 2 से लेके n आ गया है। तो मतलब फ्रेम S का रिलेशन कोऑर्डिनेट S डैश के साथ ऐसे हो सकता है, या S डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट का रिलेशन फ्रेम S के साथ इस प्रकार से हो सकता है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेशंस 1 एंड 2, या सीधा लिख दो कि ये जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं आगे चल के क्वेश्चंस में पता चलेगा एक्चुअली रिलेशंस किस प्रकार के, बट इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। देखो रिलेटिव हो गई ना, x बार जे है वो x1 x2 xn के साथ रिलेशन है और x1 x2 है ये x बार n के साथ क्या है, रिलेटिव है। तो रिलेशन से इन इक्वेशंस 1 एंड 2
ठीक है भाई। रिलेशंस इक्वेशंस 1 एंड 2 ये किस प्रकार के रिलेशंस हैं, देखिए आपस में रिलेशंस हैं कि नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से ऑफ ए कोऑर्डिनेट कहाँ से है भाई, ये कोऑर्डिनेट कहाँ से हैं, फ्रॉम वन रेफरेंस, फ्रॉम वन फ्रेम टू अदर, फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो केवल और केवल जैसे ही क्वेश्चंस में आपको नाम दिखाई देता है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, समझिएगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये हमारे पास दो फ्रेम के कोऑर्डिनेट का आपस में रिलेशंस बताता है। ये हमारे पास दो फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन से बताता है। या तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे लिख देगा कि बाहर ये पॉइंट आ गए, मतलब ऐसे लिख सकता है कि अक्स बार मान लो 1 लगा लो जे के लिए, तो अक्स बार 1 इस प्रकार से, अक्स 2 के लिए, अक्स 3 के लिए, कितने भी इसके अंदर पॉइंट आ सकते हैं, ये n डायमेंशन तक जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, मिक्स लिख दिया कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रिलेशन या तो आप अक्स बार जे लगा, इसके साथ इसको देखोगे तो ऐसे दिखेगी, या इसके साथ इसको देखोगे तो ऐसे दिखेगी। तो इस प्रकार का एरो भी लगा दिया और उल्टे वाला एरो भी लगा दिया, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक को हमने I डिनोट कर लिया है और दूसरे को हमने J डिनोट कर लिया है। यस, एक को हमने I लिख लिया है और I इज इक्वल टू भी स्पेस ऑफ n डायमेंशन तक ही है। ध्यान देना, स्पेस ऑफ n डायमेंशन तक ही है। I इज इक्वल टू भी 1 to n एंड J है, ये J इज इक्वल टू भी 1 to n है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। यस, अब इसको हमारे पास क्या है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। दो प्रकार से हम इसे फिर से एक छोटे से संकेत के अंदर लिखेंगे, समझना भाई इस बात को। फिर से हम इसे एक छोटे से संकेत के रूप में लिखेंगे। तो मैं एक बार इस चीज को ऊपर लिख लेता हूं, डायग्राम्स के माध्यम से आप समझ गए हैं कि दोनों सिस्टम्स का आपस में क्या है, एक रिलेशंस है। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास क्या हो गई, तो ये बची हुई दोनों इक्वेशंस ही हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और ध्यान देना कितनी डायमेंशंस के लिए, तो स्पेस ऑफ n डायमेंशन के लिए। एंड स्पेस ऑफ n डायमेंशंस क्या होता है, ये अभी मैं पहले ही समझा चुका हूं, और कुछ नहीं है, बस बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। 3D के अंदर 3 डायरेक्शन थी, 2D के अंदर 2 थी, तो इसके अंदर हमारे पास ही n डायरेक्शंस हो गई। तो हम बात करें कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, तो आप ऐसे लिखोगे, अक्स बार जे है वो हमारे पास है अक्स बार जे इंटू में अक्स 1, अक्स 2, अक्स 3 से लेके अक्स n तक है, जहां I इज इक्वल टू हमारे पास से 1, 2 से लेके n तक है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 थी। इसी प्रकार अक्स की पावर आप I लिखिएगा, अक्स की पावर I में लिखोगे तो ये बार वाले रिलेशंस आ जाएंगे, अक्स बार 1, अक्स बार 2, डैश 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 अक्स बार n, और ये हमारे पास J है। देखिए ऊपर यहाँ देखिए बाहर वाला पॉइंट देखिए J चल रहा है, तो आप यहाँ J को दिखाइएगा, J इज इक्वल टू है हमारे पास ही 1 to n, और यहाँ इसके बाहर देख लीजिए कोई भी साइड में I चल रहा है, तो यहाँ अपने को दिखाना है I इज इक्वल टू 1 to n। I इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिखाना है, 1 to n दिखाना है, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशंस कर देता हूं, अब आप बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशंस करेंगे, इसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे। तो देखो डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, इक्वेशंस 1 and 2 और रिस्पेक्टिवली का मतलब अब आप समझने लग गए होंगे धीरे धीरे क्रम से। पहले हम पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और फिर हम डिफरेंशिएशंस करेंगे वो हम करेंगे इस इक्वेशंस नंबर 2 का, ठीक है भाई। फिर हम डिफरेंशिएशंस करेंगे वो हम करेंगे इक्वेशंस नंबर 2 का। तो देखो डिफरेंशिएशंस भी हमें कैसे करना है, आपको एक बात का ये भी पता है कि अगर किसी फंक्शंस में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं, तब तो आप क्या लगाओगे, डेल f बाई डेल x लगाओगे, या y लगाओगे, या z लगाओगे, वो अलग बात है। सिंगल पैरामीटर आ जाए तो आप क्या लिखोगे, d ऑफ f ऑफ x बाई dx, ठीक है।
मतलब ये हमारे पास नॉर्मल डिफरेंशिएशन होते हैं और ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन होते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है ये आप खूब अच्छे से जानते हैं और आपने डीई वाला पेपर भी पढ़ के आ चुके होंगे, जिसमें रिकाटी इक्वेशन से आंशिक अवकल समीकरण वगैरह सीख चुके होंगे। ठीक है, और बहुत बार डीजी की तीनों यूनिट के अंदर भी कभी डेल चल रहा था, कभी डी चल रहा था, तो हम इस चीज में नहीं उलझेंगे। तो चलिए कीजिए इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन। जैसे मैं इक्वेशन 1 का करता हूं, यहाँ ओनली एंड ओनली है, एक ही है, तो यहाँ क्या लगेगा अक्स बार जे। यहाँ क्या लगेगा भाई अक्स बार जे। डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर देखिए 1 2, तो 2 से ज्यादा आगे, तो यहां हम क्या लगाएंगे डेल अक्स बार की जे अपॉन। अब पहले करेंगे अक्स 1 के सापेक्ष, तो डेल अक्स 1 और खुद अक्स 1 का डी अक्स 1। वापिस आ जाओ, डेल अक्स बार जे अपॉन डेल अक्स 2 और इनटू में आ जाएगा डी अक्स 2 प्लस डैश डैश लास्ट में n डायमेंशंस के लिए चलेंगे, तो डेल अक्स बार जे डेल अक्स की n इंटू में डी अक्स की n इंटू में हमारे पास है डी अक्स की n। ठीक है, अब ध्यान रखना ये टेंसर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। अब आप ये जो अक्स के ऊपर 1 लगाओ, इसलिए ऐसे मत सोचना अरे ये dx है तो 1 से क्या फर्क पड़ता है, नहीं, अब इसका मतलब बदल गया है। ये पहले डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी, ये दूसरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये होल स्क्वायर नहीं है भाई कि यहाँ पर ऐसे सोच लो ये dx की 2 है, आप इसको dx इंटू dx लिख सकते हो, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब ये ऊपर वाले, और ऊपर को क्या बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये 1 2 n है, ये यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पढ़ी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे टेंसर है ये एकदम से हार्ड रूप ले लेगा, बट अगर आप बेसिक्स पढ़ोगे और स्पीड से साथ हर लेक्चर्स के साथ साथ चलोगे, हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अभी बताता हूँ टेंसर है ये छोटा नहीं है, टेंसेस बहुत बड़ा है और पूरा का पूरा एक टॉपिक्स है, पूरी की पूरी एक थ्योरी ऑफ टेंसर्स है। कभी आपको फिजिक्स के अंदर पूरा इसका एक प्रिंसिपल चलता है या एक सिद्धांत रहता है टेंसेस का, बट हमें कितना काम में लेना है, किस प्रकार से काम में लेना है, ये हम एकदम से क्वेश्चंस वगैरह पे आगे तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ें हमें लेके चल रहे हैं। तो हमने डिफरेंशिएशंस कर दिया, ये आ गया, ये आप इसको लिख दो, शॉर्ट में लिख लो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या डी अक्स बार की जे इज इक्वल टू, देखिए 1 2 से लेके n तक चल रहा है, बीच में प्लस चल रहा है, तो ऐसे लिख लूँ क्या समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, इसको ऐसे लिख लूँ क्या मैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और ऊपर है हमारे पास से डेल अक्स बार की जे अपॉन नीचे क्या लिखूं मैं डेल अक्स। देखो जे तो ऑलरेडी था, तो यहाँ आप i लगा लीजिएगा और यहाँ भी आप i लगा लीजिएगा, और i को हमने बता दिया है 1 से लेके n तक चलिए, क्योंकि भाई j ऑलरेडी बाहर था। तो ये तो आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से 1। एंड अब दोबारा करो एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करो, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप इस इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करो। 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ ओनली एक अक्स है, तो ये क्या आ जाएगा भाई डी अक्स की पावर i आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो डेल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल अक्स की i, पहले 1 के लिए कीजिए, तो अब की बार देखो ध्यान से, अब की बार नीचे आ जाएगा, डेल अक्स की बार 1, और ये खुद d, ये खुद अकेले के लिए d आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरे के लिए चल रहा है, यहाँ सिंगल के लिए चले तो कंप्लीट d, और पूरे के लिए चले तो डेल आ जाएगा। इसी प्रकार फिर चलो डेल अक्स की i अपॉन डेल अक्स की बार 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डी अक्स की बार 2। समझते आ रहे हो ना, डेल चल रहा है तो डेल आ जाएगा, खुद अकेले x2 की बारी आएगी तो सिंगल आ जाएगा। ऐसे ये चलते चलते n तक के लिए आ जाएगा, ऐसे ये चलते चलते डेल अक्स की i अपॉन डेल अक्स की बार n और इनटू में डी अक्स की बार n आ जाएगा। ठीक है, इसे भी आप इन शॉर्टकट लिख सकते हो। क्या लिखेंगे भाई i इसके अंदर साथ साथ चल रहा है, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसके अंदर i है वो साथ साथ ही चल रहा है, तो देखो डेल अक्स की i है वो तो चलेगा, नीचे है डेल अक्स की बार और डी अक्स की बार, डी अक्स की यहाँ j लगा देते हैं, देखो i ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ हम इसके j लगा देते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है समेशन लगा लूँ क्या, और j इज इक्वल टू 1 to n ले लूँ।
क्यों भाई, एक बार 1 रखेंगे तो ये 1 1, 2 रखेंगे तो ये 2 2, n रखेंगे तो n n, i को हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो i हमारे पास ऐसा का ऐसा आ गया है। और ध्यान दीजिए कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस का है उसका हमने केवल और केवल क्या किया है, डिफरेंशिएशंस किया है भैया। केवल और केवल हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशंस किया। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशंस किया ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट हम इसी के पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशंस किया है। मतलब ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे से आपस में क्या है, रिलेटिव हैं। ठीक है भाई, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आपस में क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव में है ना भाई। बोर तो नहीं हुए ना, चलो छोड़ दूंगा 5-7 मिनट में। बस एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ। वैसे भी अपने ऑनलाइन का यही फायदा है रिकॉर्डेड क्लास में कि पहले ही देख के ही बैठोगे कि हाँ मेरे को इतना टाइम देना ही पड़ेगा, तो इसके ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑलरेडी निश्चिंत हो कि मैं कितनी देर में आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ, है ना भाई। तो कहने का मतलब अब मैं एक्चुअली बात करूँ कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, तो हमने ऐसे लिख लिया अक्स बार जे है वो अक्स बार जे कुछ ऐसे आ जाता है, जे इज इक्वल टू 1 to n, और अक्स आई क्या है, अक्स आई इज इक्वल टू अक्स बार 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 अंदर आ गए, आई इज इक्वल टू 1 to n। एक इसको आप मान लो इक्वेशंस नंबर 3 और इसको आप मान लो इक्वेशंस नंबर 4। इसको आप मान लीजिए इक्वेशंस नंबर 3 और ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4। तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3 क्या आ गई है, डी अक्स बार की जे, डी अक्स बार की जे इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा डेल अक्स बार की जे अपॉन डेल अक्स आई इंटू डी अक्स आई, इंटू में डी अक्स आई। ये तो आ गई इक्वेशंस नंबर 3। और एक बार इसको लिख लीजिएगा कि डी अक्स आई है, ये आ गई है हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डेल अक्स की आई अपॉन डेल अक्स की बार जे, डेल अक्स की बार जे इंटू में डी अक्स की बार जे। ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4। ठीक है, वापस मैंने चारों को एक साथ क्यों लिखा है उसके अंदर देखो आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होता नजर आ रहा होगा कि जब जब जे चल रहा है उस वक्त अक्स के ऊपर बार है। ध्यान दीजिएगा, एक साथ लिखने का ये उद्देश्य था। जे अक्स के ऊपर बार लगा हुआ तो साथ जे है, अक्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो साथ जे है, अक्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो साथ जे है, अक्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो साथ जे है, अक्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो साथ जे है। कहीं भी देख लो आई है तो सिंपल अक्स है, आई है तो सिंपल अक्स है। मतलब धीरे धीरे हमें याद रखने में आसानी होगी, तो इस हिंट से आप ऐसे क्वेश्चंस को याद ही रख सकते हो। तो जैसे ही बारी आए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है तो उस वक्त आप ऐसे बोल सकते हैं और आप गलती नहीं करोगे। अगर बार लगाओगे तो ऊपर 100% जे लगाओगे, और ये सारी की सारी आई और जे सुपर स्क्रिप्ट है। अब आप समझ गए ना, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये ऊपर की ओर लगी हुई है। टेंशन मतलब धीरे धीरे ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ऐसे भी आ जाएगा, तो इसको भी क्रोनिकल डेल्टा वगैरह बोला जाएगा। ये मिक्स टेंसर्स में आ जाएगा। अभी तो कॉन्ट्रा वेरिएंट कोवेरिएंट फिर एक दूसरे को हम एकदम से मिला देंगे, है ना, तो वो मिक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको इक्वेशंस नंबर 1, इक्वेशंस नंबर 2, इक्वेशंस नंबर 3, इक्वेशंस नंबर 4 को मैं इन शॉर्टली कैसे लिखता हूं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप नोट लगा के लिखिएगा। इन शॉर्ट आप ऐसे बोलिएगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखिए इसको दूसरा तरीका है, बस बात यही है, हमें इससे आगे नहीं जाना है। अब इसको मैं वापस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस को एकदम से शॉर्टकट लिख रहा हूं, और हमने बुक्स के अकॉर्डिंग इसमें 2 प्रकार से शॉर्टकट लिखा गया है। पहले को तो बोला गया है इंडिशियल कन्वेंशंस, पहले को तो बोला गया है इंडिशियल कन्वेक्शन, कि भाई आप इसको इंडिशियल कन्वेक्शंस यानी संकेत के रूप में लिखिए, संकेत के रूप में लिखिए। दूसरे में आइंस्टीन नाम का साइंटिस्ट आया है। ठीक है भाई, दूसरे में आइंस्टीन नाम का साइंटिस्ट आया है, उन्होंने अपना समेशंस कन्वेंशंस बता दिया है, उन्होंने समेशंस कन्वेंशंस बता दिया है।
ठीक है, इन्होंने अपना समेशन से कन्वेंशन से बता दिया है। बस लास्ट ये बता के छोड़ देंगे कि इन शॉर्टली आपको ये कैसे याद रखना है। एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस को लिखने के दो तरीके हैं। मतलब अभी जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से, एक्चुअली रिपोर्ट इनकी यही है कि ये x बार j है, ये x बार i है, और इसका dx बार j है, dx बार i है, और इनका डिफरेंशिएशन करने वाला खुद आइंस्टीन था। तो ये जो हमने लिखा ये रिजल्ट से, ये आइंस्टीन का ही इसके अंदर अहम योगदान है। ठीक है, इंडिशियल्स के रूप में कैसे लिखेंगे, संकेत के रूप में? तो ये देखिए x बार j है ना, ये देखिए x बार j है ना, बराबर में भी क्या है भाई, इसके x बार j है ना। अब ये x1 x2 xn चल रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू आई। देख लो चाहिए i की वैल्यू 1 to n है, दोनों को आपस में मर्ज करके देखिए, i इज इक्वल टू 1 to n है। या उल्टा करके देख लिए कि x की i है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर i इंटू में x की पावर j, बस। और i और j के मान कहां से कहां तक है, 1 to n है। अब आगे आगे नहीं लिखना है, बस मैं एक बार और लास्ट लिख देता हूं, i इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n। आगे आगे आप खुद समझ जाओगे कि जब जब i और j लगे हुए हैं, दोनों के ही लिए i और j क्या है, 1 से लेके n तक है। तो आपने देखा ये थोड़ा सा बड़ा रूप है, हमने ऐसे लिखा x बार j इज इक्वल टू ऐसा कैसा, j इज इक्वल टू 1 to n, हमने संकेत दे दिए ऐसे। तो संकेत को क्या बोलते हैं, इंडिशियल, यानी इंडिकेट कीजिए इसके कन्वेंशंस को। ठीक है, कन्वेंशन मतलब इसके पार्ट्स को जो आप लंबाई में लिख रखा है पूरा, ये एक लैंग्वेज के रूप में, इसको आप बिल्कुल एक संकेत नोटेशंस के रूप में यहाँ लिखिए। तो एक ही बात है ना, x बार j इज इक्वल टू x बार j, x की पावर i, या x की पावर i इज इक्वल टू x की पावर i, x की पावर j आ गया। ठीक है, आइंस्टीन, ये आइंस्टीन ने खुद दिया ही था। अब की बार ये बोल रहा है समेशन कन्वेंशन है, यानी ऑलरेडी इसके अंदर कहीं ना कहीं समेशंस लगे हैं, तो आप इनके समेशंस खा जाओ, क्योंकि आइंस्टीन नाम में बोल दिया कि समेशंस कन्वेंशंस कैसे दिए हैं। तो ये आ जाएगा dx बार की j, dx बार की j इज इक्वल टू डेल x बार की j अपॉन डेल x i इंटू dx i, या तो ऐसे है। एंड दूसरा है हमारे पास dx i इज इक्वल टू डेल x i अपॉन dx बार j अपॉन डेल x बार j इंटू में dx बार j इंटू में dx बार j। कहने का मतलब आइंस्टीन का समेशंस कन्वेंशंस क्या कहता है कि आप इसका समेशंस हटा दीजिए, क्योंकि समेशंस ऑलरेडी नाम इसके अंदर आ गया है। आइंस्टीन समेशन से कन्वेंशन, कन्वेंशंस बोल दो या इसको पार्ट्स बोल दो इसका। तो इसका आप ये समेशंस यहाँ से हटा दीजिएगा, आप इसका समेशंस यहाँ से हटा दीजिएगा। है कुछ नहीं, बस ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा गया है, इसी को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है भाई, तो देख सकते हो आप, यही बात इधर संकेत के रूप में आ गई, यही बात संकेत के रूप में इधर आ गई। ये आइंस्टीन ने दिया था, समेशंस नाम में दे दिया, तो ये समेशन खा गया, तो यहाँ से गायब कर दो समेशन को। तो ये सेम प्रोसेस इधर से आ गई, सेम प्रोसेस ये इधर से आ गई। ठीक है, फिर से आप साथ साथ वही वाली बात नोट कर लेना। कौन सी भाई, x की बार लगा है तो j लगा है, देख लो x की बार लगा है तो j लगा है, सिंपल x है तो i है, इधर आके देख लीजिए, x की बार लगा है तो j है, सिंपल x की बार है तो x की बार है तो j, सिंपल x है तो ये i लगा हुआ है। ठीक है, तो बस ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसको लिखने के और दो छोटे छोटे संकेत आ गए, और उन संकेत का नाम आ गया इंडिशियल्स कन्वेंशन से एंड आइंस्टीन समेशन से कन्वेंशन। बाकी है कुछ नहीं, बस इसी को एकदम से शॉर्टकट रूप में ऐसा लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक्स और लिख लो इसके अंदर है, डम्मी इंडेक्स क्या होती है। यस, अब ठीक सुन पा रहे हो, डम्मी इंडेक्स क्या होती है, और डम्मी वर्ड से वो आपको खूब अच्छे से पता है ना। तो अब आप लिखेंगे डम्मी इंडेक्स क्या होती है, डम्मी इंडेक्स क्या होती है। आप सुनते होंगे जैसे पेपर वगैरह लीक होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम कराती है, पेपर लीक होते हैं, कोई बच्चा पकड़ा जाता है, एक स्टूडेंट की जगह दूसरा अभ्यर्थी बैठा जाता है, तो ऐसे नहीं आता कि अखबार में न्यूज आती है कि डम्मी अभ्यर्थी पकड़े गए। तो ये वही डम्मी इंडेक्स है। कैसे, जैसे इसके लिए देखिए, ये क्या है हमारे पास है dx बार की j है, हमें पता है ये डेल x की बार j, लिखना मत एक बार, हमें पता है ये डेल x की बार j अपॉन डेल x की i इंटू dx i है ना। इसके लिए बात करें तो ये हमारे पास है dx की i है
ये डेल अक्स की पावर i अपॉन डेल अक्स की बार j इंटू डी अक्स की पावर j है। ओके, तो यहाँ ओरिजिनल कौन है, j के साथ i है, मतलब ओरिजिनल जो रिलेशंस था इसे एक फ्रेम का दूसरी फ्रेम के साथ है वो तो i है। अब हमारे पास डम्मी कैंडिडेट आ गई, ऐसे बोल दो, तो i को हटा के कोई और सिंबल लगा दो, यहाँ से j को हटा के कोई और सिंबल हटा दो। जैसे i और j तो ऑलरेडी थे, ये एक फ्रेम के अंदर था, इसके साथ j नहीं है, दूसरी फ्रेम वाला जैसे मान लो m आ गया, कुछ भी लगा लो आप, m लगा लो, छोटा l लगा लो, छोटा k लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सब फर्जी लगाने हैं। अरे डमी क्या हो गया, फर्जी तो हो गया, डमी इंडेक्स या एक प्रकार से फर्जी संकेत। तो मतलब आने तो चाहिए थे i, बट हमने बदल के क्या कर दिए k, और लिख देंगे साइड में k इज इक्वल टू 1 to n, k इज इक्वल टू 1 to n, और इसमें लिख देंगे m है वो i इज इक्वल टू 1 to m इज इक्वल टू 1 to n। बट हैं तो ये हमारे पास फर्जी ही। क्यों फर्जी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमने जो फ्रेम रेफरेंस s लिया था और दूसरी फ्रेम हमने s बार लिया था, तो इसके लिए तो हमारे पास हमने i माना था और इसके लिए हमने j माना था, तो i और j के अलावा हमारे पास और तो डायमेंशन है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या बन गई, डम्मी इंडेक्स बन गई है। ठीक है, तो कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चंस बीच में उलझ जाता है तो हम वहाँ फर्जी अभ्यर्थी या डम्मी इंडेक्स वगैरह लेके हम अपना काम निकाल लेंगे। आप छोटे एल भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है रटने की, इसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे एल ले लो, एम, कुछ ऐसा संकेत लो ताकि आई और जे नहीं हो। बस ध्यान रखना आपस में जब भी आप डम्मी फर्जी बैठाओ उस वक्त आई और जे अपने पास ही नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये था तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ही, ये है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ही, बट एज ए फॉर्म ऑफ डम्मी इंडेक्स, एक फर्जी फॉर्म के रूप में हमारे पास ही आ गए हैं। तो देख सकते हो आप, धीरे धीरे हमें कुछ फर्जी काम करना नहीं है, कुछ अपना काम निकालने के लिए डम्मी इंडेक्स को काम में लेंगे। अरे जो लोग अपने एग्जाम में एक अपनी जगह दूसरा बिठाते हैं, हालांकि वो इलीगल हैं, पर कर क्या रहे हैं, वो अपना काम ही तो निकाल रहे हैं कि भाई मेरी जगह अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो मेरा काम बन जाए, तो मतलब ही तो निकालते हैं। तो वही एक प्रकार से डम्मी का यूज यहाँ गया। अगर हम कहीं डम्मी फंस जाएंगे अपने इसी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस के माध्यम में, तो हम आई और जे का किसी के साथ तीसरे रिलेटिव ला के डम्मी इंडेक्स लगा के काम ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और बच गया है क्रोनिकर डेल्टा, ये आपको एक बार नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, हालांकि बिल्कुल इजी सा है, तो आगे हम क्वेश्चंस वगैरह हम साथ कर लेंगे। तो आज के लेक्चर्स में अगर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद रखनी है। पहले आपको टेंसर्स क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए स्पेस इन एन डायमेंशन क्या होता है, स्पेस इन एन डायमेंशन क्या होता है, फिर हमें स्पेस का सब स्पेस ले आए, स्पेस का हमें सब स्पेस ले आए, हमारे पास सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस क्या होता है, और अगर ऐसे रिलेशन आ गया m इज इक्वल टू n-1 तो ये हाइपर सरफेस कहलाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ऊपर 1 2 3 आ गए तो ये 1 2 3 हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट पढ़े जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट पढ़े जाएंगे। अगर ये हमारे पास इस प्रकार से आ गए x1 x2 x3 तब हमारे पास 1 2 3 सब स्क्रिप्ट पढ़े जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस, जो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखने का एक तो इंडिशियल्स कन्वेक्शंस है और दूसरा हमारे पास है आइंस्टीन्स का सुमेशंस कन्वेंशंस है। और आइंस्टीन के सुमेशंस कन्वेंशंस में यहाँ हम आई की जगह के एल वगैरह बदल जाते हैं तो हमारे पास है डम्मी इंडेक्स कहलाएंगी, वो हमारे पास डम्मी इंडेक्स कहलाएंगी। तो आज का लेक्चर से एक बहुत ही बेसिक लेक्चर है, कहने का मतलब करवाया कुछ भी नहीं है, और वैसे आपको इतना सारा चीज़ें बता दी गई हैं कि धीरे धीरे यही चीज़ें रिपीट होते होते अपना विकराल रूप धारण कर लेंगी और एकदम से ऐसे लगेगा क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट होगा, अपने आप में ईगो वाला क्वेश्चंस होगा कि लॉजिक कीजिए मुझे। तो अगर आप साथ साथ पढ़ते हैं, पूरा प्रैक्टिस ईमानदारी के साथ करते हैं, एक बार कर लेना, उसके बाद पलट के देखना बहुत ईजी है। अदरवाइज ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके समझ में नहीं आएंगी अगर आप इनका बेसिक नहीं समझते हो। तो जैसे सडनली डम्मी कहाँ काम में लेके आएंगे, सडनली आइंस्टीन का समेशन लिखते ही ये समेशंस खा गए। अब मैं कहीं भी ये सिंबल काम में ले सकता हूँ,
अब मैं टेंसर के अंदर कहीं भी ये सिंबल काम में ले सकता हूँ। गलती होने से बचने का तरीका है, एक्स बार आएगा तो ऊपर जे आएगा, सिंपल एक्स आएगा तो आई आएगा, भले ही वो कोई से भी रूप में कैसे भी लिखा हो। इस लेक्चर के शुरुआत से लेके एंडिंग तक आप नोट कर सकते हैं कि एक्स बार है तो ऊपर जे है, एक्स आई है तो एक्स है, सिंपल एक्स है तो ऊपर आई है। तो अब आप आई और जे को आप भी आपस में इंटरचेंज मत हो देना। और ये सब ऐसा क्यों लिख दिया गया है, इसके लिए हमें पहले ही एक वर्ड दे दिया गया है टेंसर की परिभाषा में, ओबे सर्टेन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस लॉ। और ओबे का मतलब आज्ञा से आपको केवल आदेश मानना है, आपको किंतु परंतु नहीं करना है कुछ समय के लिए, मतलब कुछ लेक्चर्स निकलते जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये सब कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर होते जाएंगे। और ये ठीक शुरुआत है, वैसे ही शुरुआत है जैसे आप पहले समाकलंस और अवकलंस के रूल्स लगा के करते थे और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई, अब आप बगैर किसी रूल्स के उसे सीधा कर लेते हो। उसी प्रकार ये हमारे पास टेंसर्स है। एक बार स्टार्टिंग में छोटे छोटे रूल्स लगा के करेंगे और जैसे जैसे टेंसर में आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद आप पलक झपकते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में बस केवल इतना ही। अब आगे हमारे पास एक क्रॉनिकल डेल्टा बचा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे ताकि आपकी समझ और ज़्यादा मजबूत हो टेंसर्स के प्रति। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर।